Let's improve English. हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। मैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। पहला सेंटेंस है, ये चोट निशान छोड़ देगी क्या। जैसे हम कैजुअली बोलते हैं, ये चोट निशान छोड़ देगी क्या, इसे हम कह सकते हैं विल दिस इंजरी लीव अ स्कार, या फिर विल दिस वुंड लीव अ स्कार। तो यहाँ पर आप देखिए, चोट को हम इंजरी बोलते हैं या फिर वुंड भी कह सकते हैं। वुंड का मतलब घाव होता है, जख्म भी होता है। सो विल दिस इंजरी या फिर विल दिस वुंड लीव मतलब छोड़ देना। क्या छोड़ेगी? अ स्कार। स्कार यानी कि दाग धब्बे को, चोट के निशान को हम स्कार बोल सकते हैं। विल दिस इंजरी और विल दिस वुंड लीव अ स्कार। सफेद कपड़े बहुत जल्दी बिना धोए हुए लगते हैं। हमें ऐसा कहना है, हम इसे कह सकते हैं वाइट क्लोथ्स लुक अनवॉश्ड इन नो टाइम। वाइट क्लोथ्स यानी कि सफेद कपड़े, लुक अनवॉश्ड, अनवॉश्ड लगने लगते हैं। अनवॉश मतलब बिना धोए हुए। इन नो टाइम, इन नो टाइम एक टाइम का एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। सो इन नो टाइम यानी बहुत ही कम समय में वाइट क्लोथ्स लुक अनवॉश्ड यानी सफेद कपड़े बिना धोए हुए लगते हैं। दोस्तों, टाइम से संबंधित मैंने बहुत सारे एक्सप्रेशंस के लिए वीडियोस बनाई हुई है। आपको उन वीडियोस का लिंक इस आई बटन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। टाइम एक्सप्रेशंस मैंने उनमें कवर किए थे। बारिश रुकने के कुछ ही देर बाद धूप निकल गई, ऐसा अक्सर होता है। इसे हम कैसे बोल सकते हैं? शॉर्टली आफ्टर इट स्टॉप्ड रेनिंग इट बिकेम सनी। यानी कि बारिश रुकने के शॉर्टली आफ्टर यानी कुछ ही देर बाद इट बिकेम सनी यानी कि धूप वाला मौसम हो गया। इट बिकेम सनी, या फिर हम बोल सकते हैं सन केम आउट, सूरज निकल गया, मतलब कि सूरज आ गया, एकदम धूप हो गई। इट बिकेम सनी। कैजुअली हम ऐसे ही बोल सकते हैं इट बिकेम सनी यानी कि सनी मौसम हो गया। वेदर के लिए हम इट का यूज करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, वेदर से संबंधित बातें करने के लिए मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, होता है ना ऐसा। इसे हम कह सकते हैं क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन द सनशाइन। क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन द सनशाइन यानी सूरज की धूप को सनशाइन कहते हैं। आप इसे मोर कैजुअली इन द सन भी बोल सकते हैं, इन द सन। क्लोथ्स ड्राई क्विकली। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, कपड़े सूखने के ऊपर, कपड़े सुखाते हैं, कपड़े धोते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इस तरह की बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, आपको फिर से यहीं पर मैं लिंक दे दूंगा। याद ही नहीं आ रहा मैं उससे कहाँ मिला था। याद ही नहीं आ रहा उसने क्या बताया था। याद ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इस तरह की बातें करने के लिए हम कैसे कहेंगे? आई कांट रिमेंबर वेयर आई मेट हिम। आई कांट रिमेंबर वॉट ही टोल्ड मी यानी मुझे याद ही नहीं है, मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूं कि उसने मुझे क्या बताया था। तो ये वेयर आई मेट हिम, ये पूरा का पूरा रिमेंबर का ऑब्जेक्ट बन जाता है कि मैं क्या नहीं याद कर पा रहा हूँ, क्या चीज मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। वेयर आई मेट हिम कि मैं उससे कहाँ मिला था, ये चीज याद नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे ही आई कांट रिमेंबर व्हाट ही टोल्ड मी, उसने मुझे क्या बताया था, इस चीज को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। आई कांट रिमेंबर व्हाट ही टोल्ड मी। आप समझिए, रिमेंबर को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम रिमेंबरिंग नहीं लिखते हैं इंग्लिश में, जबकि हिंदी में हम कहते हैं मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, याद नहीं आ रहा है। इंग्लिश में ध्यान रखना, आपको कहना है आई कांट रिमेंबर। इफ यू से आई कांट रिमेंबरिंग और आई एम नॉट रिमेंबरिंग, देन इट इज नॉट करेक्ट। ये घोर पाप है, तुमने घोर पाप किया है। इस तरह की बातें हम कैसे कह सकते हैं? दिस इज अ हॉरिबल टेरिबल सिन मिसडीड। तो मैंने इसे दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि पाप को आप सिन बोल सकते हैं और मिसडीड भी बोल सकते हैं। हॉरिबल या फिर टेरिबल यानी घोर, बहुत खराब, बहुत बुरा। दिस इज अ हॉरिबल सिन। अब आपको याद रखना है कि पाप करने के लिए जो एक्शन होता है ना, उसको भी आप सिन में यूज कर सकते हैं, सिन लगा के बोल सकते हैं। यू हैव सिन्ड, तुमने पाप किया है। या फिर आप बोल सकते हैं यू हैव कमिटेड अ टेरिबल सिन यानी तुमने घोर पाप किया है। और सिन को एज अ वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, सिन एज अ नाउन पाप होता है, और सिन का भी मतलब एक वर्ब की तरह भी किया जा सकता है इसका यूज। सिन में हमने फॉर्म चेंज करी, सिन सिन्ड सिन्ड। सो यू हैव सिन्ड यानी तुमने पाप किया है। या फिर कमिट वर्ड का यूज कर सकते हैं आप इसे बताने के लिए, जब आप सिन को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। यू हैव कमिटेड अ टेरिबल सिन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। वादा करो कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। Promise me that you will never leave my side. Leave my side.
To leave someone's side means to stop supporting someone. तो आप इसे और तरीकों से भी कह सकते हैं. Promise me that you will never stop supporting me. Promise me that you will always support me. इस तरीके से. So promise me that you will never leave my side. फ्रेंड्स, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ना यहाँ पर प्रॉमिस, एक ऐसा ही दूसरा भी वर्ड होता है ओथ. ओथ का मतलब शपथ लेना होता है. मैंने एक वीडियो में बताया था प्रॉमिस और ओथ में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और उन दोनों को कैसे हम यूज कर सकते हैं. उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा यहीं पर. ये नौकरी बहुत मेहनत मांगती है. आप कभी कभी कहना चाहते हैं ना कि ये नौकरी यार बड़ी मेहनत मांगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें. इसे कह सकते हैं दिस इज अ डिमांडिंग जॉब. दिस इज अ डिमांडिंग जॉब. दिस इज अ डिमांडिंग जॉब. डिमांड ब्रिटिश इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है, जबकि डिमांड अमेरिकन इंग्लिश में. सो दिस इज अ डिमांडिंग जॉब. ये जॉब बड़ी डिमांडिंग है, यानी बहुत मेहनत मांगती है ये. अगर ये जॉब बहुत थकाने वाली भी है तो आप टायरिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं. टायरिंग, आप कहते हैं ना ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है. और टायरिंग, इफ सम वर्क इज टायरिंग दैट मीन्स इट मेक्स यू टायर्ड. तुम्हारी बचकानी हरकतों से मैं तंग आ गया हूं. इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव गॉट फेड अप विद योर चाइल्डिश एंटिक्स. I've got fed up with your childish antics. क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट. और किसी से फेड अप हो जाने का मतलब किसी चीज से तंग हो जाना. सो आई हैव गॉट फेड अप. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम फेड अप विद योर चाइल्डिश एंटिक्स. एंटिक्स का मतलब यहाँ पर होता है बिहेवियर, अजीबोगरीब हरकतें. बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो आपको गुस्सा भी दिला सकता है या फिर हंसा भी सकता है. हरकतें, हरकतों को एंटिक्स बोला जाता है. I've got fed up with your childish antics. I am fed up with your excuses. तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ गया हूं, परेशान हो गया हूं. I am fed up with your excuses. चिल्ला चिल्ला के उसने अपना गला बिठा लिया. इसे कह सकते हैं She made herself hoarse from shouting. यहां पर आप देखो made herself hoarse. If you make yourself hoarse, that means your voice is unclear because you shouted very much, you screamed very much, and now your voice is unclear. यहां पर from वजह को दिखाता है कि किस वजह से, shouting की वजह से. From shouting, she made herself hoarse, यानी चिल्लाने की वजह से उसने अपना गला बिठा लिया. कैलकुलेटर इस्तेमाल करके याद से उसे वापस रख देना. हम कई बार ऐसे कहते हैं ना याद से ऐसा कर देना, याद करके वैसा कर देना. कैलकुलेटर तो बस एक एग्जाम्पल है. रिमेंबर टू पुट द कैलकुलेटर बैक आफ्टर यूजिंग इट. तो जब आप कहना चाहते हैं कि ऐसा याद से ऐसा कर देना, याद से वैसा कर देना, तो रिमेंबर टू के बाद वर्ब लगाओ. रिमेंबर टू पुट द कैलकुलेटर बैक आफ्टर यूजिंग इट, यानी कैलकुलेटर को वापस रखना याद से, उसको यूज करने के बाद. याद से उसे कॉल कर लेना. रिमेंबर टू कॉल हिम, याद से उसे बर्थडे विश कर देना. रिमेंबर टू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, याद से उसे इनवाइट कर लेना. रिमेंबर टू इनवाइट हिम. तो आप किसी को कहना चाहते हैं कि याद करके ऐसा कर लेना, तो रिमेंबर टू वर्ब. मुझे साफ साफ याद है कि मैंने उसे पार्क के पास ही देखा था. अब रिमेंबर को एक और तरीके से कैसे यूज करते हैं वो समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है. आई क्लियरली रिमेंबर सीइंग हिम नियर द पार्क. इसका मतलब है मैंने उसे देखा था, ये मुझे अच्छे से याद है. अगर आप रिमेंबर के बाद किसी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब आपको वो वर्ब यानी वो एक्शन का करना याद है. आई क्लियरली रिमेंबर सीइंग हिम, यानी मैंने उसे देखा था. उसे देखना मुझे याद है. कहाँ देखा था? नियर द पार्क. पार्क के पास मैंने उसे देखा था, ये मुझे याद है. आई क्लियरली रिमेंबर सीइंग हिम नियर द पार्क. जैसे आई रिमेंबर हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विद यू ऑन मंडे, यानी मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे साथ एक कप ऑफ कॉफी लिया था मंडे को. सो आई रिमेंबर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है. इसका मतलब वो चीज करना आपको याद है. आई रिमेंबर हैविंग अ कप ऑफ कॉफी. आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि तुम्हें वहां जाना याद है. डू यू रिमेंबर गोइंग देयर. उसने राहुल से शादी करने से साफ इनकार कर दिया. She flatly, consistently, steadfastly refused to marry राहुल. अब आपको शायद पहले ही पता होगा रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कितनी तरह से मना किया जा सकता है. अगर मैंने कहा she flatly refused, यानी साफ साफ इनकार कर दिया, एकदम झट से मना कर दिया, कुछ नहीं आओ देखा ना ताओ, बस मना कर दिया, कदी सीधी नाटकी. तो she flatly, या फिर आप कह सकते हैं कंसिस्टेंटली. कंसिस्टेंटली का मतलब होता है बार बार मना करना. ये आप तब कहेंगे जैसे कि मान लो आप बार बार कोई उसे बार बार कह रहा था और वो बार बार मना कर रही थी, तो शी कंसिस्टेंटली. और वही मतलब होता है स्टेडफास्टली का भी, यानी वो एक बार भी नहीं माननी. शी फ्लैटली, कंसिस्टेंटली, स्टेडफास्टली रिफ्यूज टू मैरी राहुल. राहुल नाम तो सुना ही होगा. उसमें बिल्कुल इंसानियत नहीं बची है अब.
जब हमें ऐसा कहना है तो हम कह सकते हैं देयर इज नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन हिम नाउ, यानी अब उसमें जरा भी इंसानियत नहीं बची है। ह्यूमैनिटी को हम इंसानियत बोलते हैं हिंदी में। देयर इज नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन हिम नाउ, यानी अब बिल्कुल भी उसमें ह्यूमैनिटी नहीं बची है। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बचे रहना भी होता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ ना 2 संतरे बचे, 2 ऑरेंजेस आर रिमेनिंग, या फिर लेफ्ट भी बोल सकते हैं 2 ऑरेंजेस आर लेफ्ट। तो वैसे ही देयर इज नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन हिम नाउ, अब उसमें जरा भी इंसानियत नहीं बची। दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए कि देयर से हम सेंटेंसेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जब आप ढंग से इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बनाने पड़ते हैं जिनकी शुरुआत हमें देयर से करनी पड़ती है। तो उस चीज़ को सीखने के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। फिर से कहूँगा कि मैं आई बटन में आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा। वो अपने काम में इतना बिजी है कि उसे किसी की परवाह ही नहीं है। हम इसे कह सकते हैं ही इज टू बिजी विद हिज वर्क टू केयर अबाउट एनीबडी, या फिर इसी को हम कह सकते हैं ही इज सो बिजी विद हिज वर्क दैट ही डजंट केयर अबाउट एनीबडी। तो यहां पर आपने एक स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, टू बिजी। जैसे कि अगर मैंने कहा शी इज टू बिजी टू टॉक, यानी वो इतनी बिजी है कि वो बात नहीं कर सकती। ही इज टू बिजी टू केयर, यानी वो इतना बिजी है कि वो केयर नहीं कर सकता अबाउट एनीबडी, किसी के बारे में भी वो केयर नहीं कर सकता, किसी के लिए भी केयर नहीं कर सकता। और हमारे पास एक कंजंक्शंस का पेयर होता है यहाँ पर सो दैट। सो दैट का मतलब होता है इतना कि इतना, जैसे कि यहाँ पर है ही इज सो बिजी, वो इतना बिजी है दैट ही डजंट केयर अबाउट एनीबडी, कि वो किसी के भी बारे में केयर नहीं करता है, किसी के लिए भी केयर नहीं करता है, किसी की परवाह नहीं करता है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि इस वीडियो से भी मैंने आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है कुछ हद तक। इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं या फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।